सीजीएल प्री का रिजल्ट आता है, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। सीजीएल प्री के बाद मैं लगातार 1.5 महीने बीमार पड़ गई। लोग मुझे कंटिन्यू क्वेश्चन करते थे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे याद है रात 11 बजे रिजल्ट आया था और हाय एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है। मैं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। करेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एज एन एएसओ काम कर रही हूँ। अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की, उससे जो भी सीखा है, वो मैं बताना चाहती हूँ एंड आई होप इससे आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। एक छोटे से गाँव की लड़की, जहाँ पे ना ज़्यादा अवेयरनेस था, ना ज़्यादा फैसिलिटी थी, बट बचपन से ही मेरे सपने बड़े-बड़े थे, शौक बड़े थे और एक चीज़ बहुत क्लियर था कि आई हैव टू मेक माई ओन मनी। मैंने अपनी स्कूलिंग तो अपने गांव से ही कंप्लीट की। आगे की पढ़ाई की सुविधा गांव में तो नहीं था और उस टाइम लड़कियों को घर से दूर रखकर पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं रोका। उनका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट हमेशा ही मेरे साथ था। उसके बाद आगे के लिए मैं पटना शिफ्ट हो गई। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद क्या, उस टाइम मुझे लगा कि मेरे पास ना ज़्यादा टाइम है, ना ज़्यादा ऑप्शन है, तो मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। एसएससी का पैटर्न समझा, उसके बाद मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और सीजीएल 2023 प्री का एग्ज़ाम दिया। मैंने पूरे 1 साल जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं सुबह उठती थी, पूरे दिन पढ़ती थी और रात को सोती थी और यही रूटीन मैंने पूरे 1 साल तक रखा था। ना कोई दोस्ती, ना घूमना, ना फिरना, कुछ भी नहीं था। मॉक में अच्छे नंबर भी आते थे, तो कॉन्फिडेंस था कि प्री तो क्वालिफाई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं प्री के तुरंत बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन में लग गई। मेंस में भी अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। इवन लाइब्रेरी में जो लोग सेलेक्टेड थे, जो दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनसे भी अच्छे मार्क्स मेरे आने लग गए थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हो गया था। उसके बाद सीजीएल प्री का रिज़ल्ट आता है, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने सीजीएल प्री क्वालिफाई नहीं किया था। उस टाइम मुझे लगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं अब क्या करूँ? मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था, 1 साल एग्ज़ाम का वेट करना था। कहाँ मैं मेंस के लिए इतना कॉन्फिडेंट थी कि सिलेक्शन हो जाएगा इस साल मेरा, और वहाँ मैं प्री में ही कुछ पॉइंट से रह गई थी मैं। फिर 2 दिन तो बहुत रोई, लेकिन उसके बाद मैंने वापस से स्टार्ट किया और ज़्यादा एक्चुअली डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया कि इस बार मेरे साइड से एग्ज़ाम में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। मैंने खुद पे क्वेश्चन किया और मैं फिर से लग गई। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि मैंने एसएससी के सारे कोर्सेज़ देख लिए, सारे बुक पढ़ डाले, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लोग गलती करते भी हैं। मैंने बस जो मेरे पुराने नोट्स थे, जो भी मैंने कोर्सेज़ कर रखे थे, मैंने बस उसको ही पढ़ा, उसको ही रिवाइज़ किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। वो साल मेरे लिए थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग रहा, क्योंकि उसके बाद मुझे सब रिज़ल्ट का ही पूछते थे। लोग मुझे हमेशा क्वेश्चन करते थे कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मम्मी शादी में जाती थी तो लोग मेरे लिए ही पूछते थे कि नेहा क्या कर रही है, अब तक पढ़ाई ही कर रही है, अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, अब शादी करा दो, शादी की एज हो गई है। एक इंसिडेंस मुझे याद है कि पापा मुझे बस तक छोड़ने जा रहे थे, वहाँ एक अंकल मिलते हैं, वो मुझे देख के पापा को लिटरली टॉन्ट कर रहे थे कि अभी तक इसका जॉब नहीं लगा क्या, अभी तक प्रिपरेशन ही कर रही है, फलाने के बेटे का तो रेलवे में हो गया है। तो उस टाइम मेरे पापा के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वो मुझे बहुत ही हिट किया। अ, तो उस टाइम मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेना है। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए, बैंकिंग, एफसीआई, एफकेट, जितना भी मुझे लगता था कि हाँ, ये सब तो थोड़ा बहुत रिलेवेंट है। तो मैंने सारे फॉर्म डालने स्टार्ट कर दिए, मोस्टली एग्ज़ाम देने शुरू कर दिया था मैंने। फिर उस टाइम मेरा एक फ्रेंड था, जिसके डेडिकेशन को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन फ़ील होता था। उसने मुझे गाइड भी किया और ये भी सिखाया कि एग्ज़ाम के लिए आपका माइंडसेट कितना मैटर करता है।
आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रेशर में, नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर आप एग्ज़ाम में भी बैठते हो, तो वो आपके परफॉर्मेंस को पे अफ़ेक्ट करेगा। फिर सीजीएल 2024 का नोटिफ़िकेशन आता है और मैं बिल्कुल फ़ोकस हो चुकी थी। मैंने प्री दिया, अगेन कॉन्फिडेंस था कि क्वालीफाई तो हो जाएगा प्री। उसके बाद मैं लगातार 1.5 महीने बीमार पड़ गई। फिर भी मुझे पता था कि मेरे 2 साल की मेहनत है, 1.5 महीने में बीमार भी पड़ जाऊँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्री का रिज़ल्ट आया, मैं क्वालीफाई हुई। फिर मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया, मेंस में भी मैंने बहुत अच्छा रैंक किया और आज मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एज़ एन एएसओ पोस्टेड हूँ। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो सबसे 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, जिसमें पहला है आपका स्ट्रैटेजी और दूसरा आपका माइंडसेट। सो आपका स्ट्रैटेजी बहुत सही होना चाहिए। भले ही आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, बट आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, लाइक आप 4 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको देख के अगर आप सोच रहे हो कि इसका तो क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा कहाँ से होगा? ये सब नेगेटिविटी अगर आप में भरी हुई है, तो भी बहुत मुश्किल है। सो आपका स्ट्रैटेजी और आपका माइंडसेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एसएससी के अलावा मैंने बैंक का भी एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं प्री भी क्वालीफाई कर लेती थी। बट फिर मुझे थोड़ा एक डर रहता था कि मेरा मेन फ़ोकस एसएससी था, मुझे एसएससी ही करना था। बाय जॉब प्रोफ़ाइल भी मुझे एसएससी में ही इंटरेस्ट था। बैंक वग़ैरह, एफसीआई वग़ैरह का एग्ज़ाम मैं देती थी, प्री भी क्वालीफ़ाई कर लेती थी। बट फिर मुझे कहीं न कहीं लगता था कि नहीं, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ। तो मैं फिर वापस एसएससी में ही शिफ्ट हो गई और मेरा पूरा फ़ोकस सीजीएल को लेके ही था कि मुझे सीजीएल ही करना है। सीजीएल 2024 का नोटिफ़िकेशन आया और मैं प्री दिया, प्री क्वालीफ़ाई किया और मेंस में भी मेरे अच्छे रैंक आए और आज मैं यहाँ एज़ एन एएसओ काम कर रही हूँ। एक टाइम वैसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने प्री भी क्वालीफ़ाई नहीं किया था। तो उस टाइम जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, उस टाइम लोग मुझे कंटिन्यू क्वेश्चन करते थे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट फिर भी कॉन्फिडेंस था। बट सीजीएल प्री के बाद मैं लगातार 1.5 महीने बीमार पड़ गई। तो वो टाइम मेरा एक ऐसा टाइम था जिसमें मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? इस टाइम ही मैं बीमार पड़ रही हूँ, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो ये सारे थॉट्स मुझ में आने लगे थे। बट हाँ, फिर मैंने अपना माइंडसेट फिर पॉज़िटिव रखा कि नहीं, मुझसे हो जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की है, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? ये मैंने सोचा और इसी माइंडसेट के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। सीजीएल 2024 का रिज़ल्ट आता है और मैं एज़ एन एएसओ सेलेक्टेड होती हूँ। उस टाइम मेरे फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था। मुझे याद है रात 11 बजे रिज़ल्ट आया था और पूरी रात मेरे घर में कोई नहीं सोया था। तो सब बहुत खुश थे। तो मेरा एसएससी के लिए जो स्ट्रैटेजी था, वो बहुत क्लियर था। पहला तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत कम होना चाहिए, बट हाँ, कंसाइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एसएससी के जितने बुक हैं आप सब पढ़ लो, सारे कोर्सेज़ कर लो, इस चीज़ में कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो मेरे खुद के नोट्स बने हुए थे, जहाँ से मैंने कोर्स किए हुए थे, मैं बस उसको ही बार-बार प्रैक्टिस करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देती थी और बार-बार रिवाइज़ करती थी। मैं नई चीज़ें कम पढ़ती थी और मेरे अपने ही नोट्स को मैं ज़्यादा रिवाइज़ करती थी। ये चीज़ धीरे-धीरे मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप की, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, वो चीज़ कोई नहीं देखेगा, मैटर नहीं करेगा। आप एग्ज़ाम में क्या परफ़ॉर्म कर रहे हो, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ़ यही मैटर करता है। इसके अलावा आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज क्या है, इवन ये भी मैटर नहीं करती है। एसएससी के लिए मॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मॉक के लिए मेरे में एक कमी थी कि मैं मॉक में एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा देती थी। लाइक मैं स्किप नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये तो ईज़ी है, मैं कर लूँगी। लाइक मैथ्स में ये बहुत होता था मेरे साथ कि ये तो ईज़ी है, ये तो हो जाएगा। बट कुछ पॉइंट में मैं आके रुक जाती थी। फिर लगता था अरे! क्यों नहीं हो रहा है मेरे से ये? फिर मैं उसमें टाइम देने लगती थी। फिर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे मॉक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मॉक को मैं 3 राउंड में कंप्लीट करती थी। पहले में जो बिल्कुल 10 सेकंड में लगे कि हाँ, मेरे से हो गया, पहले राउंड में मैं वो 10-10 सेकंड देती थी हर एक क्वेश्चन को।
फिर दूसरे राउंड में मार्क फॉर रिव्यू मैं कर देती थी, जो मुझे लगता था कि हाँ, मेरे से हो जाएगा, बट शायद इसमें ज़्यादा टाइम लगे या शायद इसमें मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, तो फिर मैं उसे दूसरे राउंड के लिए रखती थी। तो पहले राउंड में तो मैं बस फटाफट गो थ्रू कर लेती थी, जो 10-15 सेकंड में बन जाए वो कर लेती थी। उसके बाद सेकंड राउंड में मार्क फॉर रिव्यू करके जो भी क्वेश्चन थे मैं उसको सॉल्व करती थी। फिर लास्ट में जो बचते थे, जो मुझे लगता था या तो मुझे आता नहीं है या तो ये बहुत लेंदी है, उस टाइप के क्वेश्चन मैं तीसरे राउंड में करती थी। जीके में आप थोड़ा एलिमिनेशन में भी दिमाग लगा सकते हो कि आपको थोड़े-थोड़े नॉलेज है इस क्वेश्चन की, बट लगता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 2 बच रहे हैं, तो आप उसमें भी थोड़ा रिस्क लेके, अगर आपको 2 में कन्फ्यूज़न है, तो उन सब चीज़ों में दिमाग लगा के आप थोड़ा-थोड़ा अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। तो ये सब चीज़ें मैंने की, तो मॉक में भी धीरे-धीरे बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मुझसे स्किप नहीं होता था, तो वो सुधारने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मॉक में पहले तो मैं 10 मिनट पहले से तैयार हो जाती थी, मॉक का माहौल बना लेती थी कि मुझे मॉक देना है, एग्ज़ाम। हर एक मॉक को भी मैंने एक एग्ज़ाम की तरह ही दिया है। लेकिन क्योंकि मुझे स्किप करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं शुरू के 10 से 15 मिनट, मॉक के 1 घंटे के शुरू के 10 से 15 मिनट मैं बैठी रहती थी। मैं सॉल्व नहीं करती थी। जब 10-15 मिनट निकल जाता था, फिर मैं मॉक स्टार्ट करती थी। 1 घंटे का मॉक मैं 45 या 50 मिनट में देती थी, ताकि मेरा स्किप करने का जो एबिलिटी है थोड़ा डेवलप हो मेरे में, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ और कम समय में अटेम्प्ट कर पाऊँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। 5 बहनें हैं, 1 भाई है, मम्मी-पापा हैं घर में, और अर्न करने वाले सिर्फ़ पापा थे। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर पहले अटेम्प्ट में मेरा एसएससी भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मुझे धीरे-धीरे बहुत प्रेशर फ़ील होने लगा कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे जल्दी से जल्दी अर्न करना है। तो उस टाइम मैं बहुत सोचती थी कि मैं जल्दी से अर्न करूँ, एसएससी मेरा क्लियर हो जाए। फिर मैं डिफरेंट एग्ज़ाम भी देने लग गई थी, बैंकिंग, एफकेट, एफसीआई वगैरह। उस टाइम मेरे में बहुत डेस्परेशन आ गया था कि मुझे जल्दी से जल्दी एक जॉब चाहिए। मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, और अपने पापा का सपना पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत चलती थी। फिर लास्ट में मैं तो फिर सीजीएल को लेके ही फ़ोकस थी कि मुझे यही करना है। फिर मैंने सब चीज़ें छोड़ दी, सीजीएल में फ़ोकस किया और उसमें सफलता हासिल की। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो चाहे फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो, या फिर आपके खुद के दोस्त या खुद के फैमिली ही क्यों ना हो। आप हर चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ, सिर्फ़ फ़ोकस करो, 1 साल, 2 साल अपना 100% दो उस एग्ज़ाम को लेके, और सारे डिस्ट्रैक्शन है बिल्कुल उन चीज़ों से आप दूर रहो। अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने भी सब चीज़ें छोड़ दी थी, घूमना-फिरना, दोस्ती, इवन सोशल मीडिया भी मैं पूरी तरीके से नहीं छोड़ी थी, बट हाँ, पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ देखूँ, टाइम पास करूँ, उन चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। आप में इतनी डेडिकेशन होना चाहिए, आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि ये टाइम मेरा पढ़ाई का है। आपके जो-जो टारगेट्स हैं, वो आपके फुलफिल होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया और जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहो उस टाइम, वो उतना ही आपको हेल्प करेगी। नेगेटिव चीज़ों से जितना आप दूर रहो, वो उतना ही आपको हेल्प करेगा। ये थी मेरे एसएससी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी। एक छोटे से गाँव से निकल के फिर पटना में शिफ्ट हुई, वहाँ से प्रिपरेशन की, और मैं आज यहाँ दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। आई होप इससे आप कुछ सीख पाओ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने जर्नी के थ्रू आपको कुछ मैसेज पहुँचा पाऊँ, जो आपको थोड़ा इंस्पायर कर पाए और आपके चीज़ों को थोड़ा ठीक कर पाए। हाँ, थैंक यू सो मच जोश टॉक, मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। या थैंक यू, एंड थैंक्स टू ऑल ऑडियंस ऑल्सो फॉर लिसनिंग मी। या गुड लक।